हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लर्नो हब जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट, इसमें हम देखेंगे फ्रिक्शन को और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। और इससे पहले अगर आपने तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार तीनों पार्ट्स देख ले, मतलब तीनों पार्ट्स में जो कंसेप्ट्स पढ़ाए गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो सारे पार्ट्स आप देख ले, तभी ये आपके लिए यूजफुल एंड बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द टॉपिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, तो जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फ्रिक्शन क्या होती है, मतलब एक ऑपोजिट फोर्स जो सरफेस पे लग रही है, जो एक मोशन को अपोज कर रही है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सो फ्रिक्शन, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force come into play which acts at the point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, राइट, व्हील्स लगे इस ऑब्जेक्ट पे और ये मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी v, मतलब इस तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, इट इज मूविंग। ओके, तो जब इस तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो इसका फ्रिक्शन जो है वो कौन सी फोर्स है? वो एक सरफेस, मतलब एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है जस्ट इसके व्हील्स जहां पे कांटेक्ट है उस जगह पे, एंड इट इज अपोजिंग द मोशन, राइट, इट इज अपोजिंग द मोशन। तो आइडियली ऐसा ही होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो कि अपोज करता है मोशन को। बट यही हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि ये अपोज करता है मोशन को, अपोज करता है मोशन को। बट फ्रिक्शन एक्चुअली इज द रीजन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन स्टार्ट हो पाती है। अब ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों कर रहा हूं, देखो सिंपली बता रहा हूं कि जब हम चलते हैं, राइट, आप अगर खड़े हो, जैसे आप चलना स्टार्ट करते हो, एक स्टेप लेते हो, तो क्या होता है उस स्टेप को देखते। तो ये सपोज आपकी पैर है, ठीक है, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ठीक है। सपोज ये आपका पैर है, ओके, सॉक्स पहन रखा है आपने नाइकी का, ठीक है। चलो देखते। तो जैसे ये आपने क्या किया, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, तो पहला स्टेप लेते हैं, तो हम अपने टो से क्या करते हैं, हम इससे पुश करते हैं, एक क्या करते हैं, एक पुश करते हैं। तो जब पुश किया तो एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट में काम करता है। तो जिस तरफ फोर्स लग रही है, जिस तरफ मैंने फोर्स एक्सर्ट किया है, उसके जस्ट ऑपोजिट में इस सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो अगर मैंने इसको फोर्स डाला इस पे, क्योंकि मुझे आगे जाना है, तो मैं पीछे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो आगे जा पाऊंगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, ये एक फ्रिक्शन जनरेट करती है, ठीक है। और वो फ्रिक्शन किस तरफ होती है, इस तरफ, एंड इसी वजह से इस फ्रिक्शनल फोर्स के एक और पुश की वजह से आप आगे जा पाते हो। मतलब यहां पे फ्रिक्शन क्या हुआ, कॉज ऑफ मोशन हुआ, फ्रिक्शन ही मोशन को स्टार्ट किया है। अगर मैं सपोज करता हूं फ्रिक्शन नहीं होता, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, तो क्या होता है, स्मूथ है मतलब क्या, खुद ही कोशिश कर लो। आप जब नॉर्मल चल रहे हो, किसी रोड पे चल रहे हो, फ्लोर पे चल रहे हो, बट उसी फ्लोर पे आप ऑयल गिरा दो, ग्लिसरीन गिरा दो, करना मत ऐसा, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं, बाथरूम में होता है ना, स्लिप हो जाते हैं हम, तो उस समय क्या होता है, हम फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये फोर्स लगेगा ही नहीं, राइट, फोर्स तो लगेगा, आई मीन ये वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही नहीं, इसके वजह से हम स्लिप हो जाते हैं, है ना, एंड वी फेल डाउन। तो फ्रिक्शन जरूरी है मोशन को स्टार्ट करने के लिए भी। समझ में आ रही है बात कि फ्रिक्शन को इतने दिन तक हम क्या मानते थे कि फ्रिक्शन होती क्या है, दैट इज अपोजिंग द मोशन।
ठीक है, बट इट indirectly. द मोशन एज वेल. ओके, सो फ्रिक्शन जनरली डिपेंड्स ऑन रफनेस एंड हार्डनेस ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, it is not a fundamental force like electromagnetic force, gravitational force and all, but ये एक contact force है, surface पे काम करती है. समझ में आ रही है बात कि frictional force क्या होती है. अब आगे समझते कि फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरली 3 टाइप की होती है. एक आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन कम्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन द काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक में, डायनेमिक में ये से हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. अब स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही लगता है कि ये स्टैटिक मतलब स्टेबल है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज ये गाड़ियां जो है ये पार्किंग में लगी है. ठीक है, तो पार्किंग में लगी है, इसमें ना तो कोई मोशन है ना ही ये टेंड्स टू मूव कर रही है, क्योंकि ये फ्लैट प्लेन में बस पार्किंग में लगी है. तो इसकी टेंडेंसी, ये रेस्ट पे है. तो रेस्ट पे क्यों है? अगर यहां पे रफनेस नहीं होता, रोड का रफनेस नहीं होता, स्मूथनेस नहीं होता, तो क्या वो टायर और इनके बीच में वो फ्रिक्शनल फोर्स रहता? नहीं रहता. वो स्लाइड होती, कुछ ना कुछ अपने जगह से हिलती. तो चूंकि रफनेस है इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स है. और फ्रिक्शनल फोर्स है जो, जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसे हम कहते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, अब समझते हैं ना कि ये जो रफनेस वाली बात कर रहा हूं मैं, या फिर पिछले वाले टॉपिक में भी जो मैं रफनेस के बारे में बताया था कि रफनेस एंड हार्डनेस पे डिपेंड करती है, ये कैसे होता है. ठीक है, तो देखो ये था, ये हम पढ़ रहे थे. अब फ्रिक्शन एक्चुअली आता कहां से आता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन है रफनेस. मतलब कि सपोज ये एक सरफेस है, अगर किसी सरफेस को, कितनी भी प्लेन सरफेस हो, रोड हो, फ्लोर हो, उसे अगर मैग्नीफाई करके हम देखें तो उसमें क्या रहती है ना, इस तरह के रफ लाइंस रहते हैं. रफ लाइंस नहीं, मतलब वो सरफेस एक्चुअली रफली नहीं होती है. नो सरफेस इज एब्सोल्युटली स्मूथ, राइट? ऐसा होता है. अब जो सरफेस इसके कांटेक्ट में आती है, सपोज ये दूसरी कोई सरफेस है, वो इसके कांटेक्ट में आ रही है, मतलब कोई एक बॉक्स है, कोई टेबल रखी है, तो कुछ भी हो, तो वो कैसे इसके कांटेक्ट में आ रही है. फिर उस सरफेस को अगर हम जूम करें तो वो उसकी भी लाइक वो भी रफ्ट होंगी. तो ये देखो, ये दूसरी सरफेस है, राइट? ये किसी बॉक्स है और ये अपना फ्लोर है. ठीक है, रेड वाला फ्लोर है, वो कोई बॉक्स होगा. तो ये दोनों सरफेस के जो रफ्ट पार्ट्स है, जो रफ्ट सरफेसेस है, वो क्या होते हैं? आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, है ना? आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं. सबसे अच्छा अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो देख लो, एक वो अंडे वाली ट्रे आती है, जो एग ट्रे, उसको आप इमेजिन करो कैसे वो रफ है, कैसे वो रफ है. तभी जब आप अंडे डालते हो तो वो स्टेबल रहता है वहां पे, है ना? गड्ढे बने हुए स्टेबल रहता है वहां पे. ठीक है, तो वैसे ही समझो कि वो जो अंडे हैं वो क्या है? दूसरा एक सरफेस है, और ये क्या है? एक दूसरा सरफेस है. तो दोनों आपस में क्या हो रही है? इंटरलॉक्ड हो रहे. इंटरलॉक्ड होने के वजह से एक क्या क्रिएट हो रहा है? एक फोर्स. मतलब जो चाह रहा है कि तुम यहां से जाओ मत. ठीक है, क्योंकि इंटरलॉक्ड हो गए. जब अंडे ट्रे पे आप रख देते हो तो कितना भी, थोड़ा सा भी हिलाओ तो नहीं हिलते, जब तक कि ना हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, देन वो जाके अंडे वंडे गिर जाएंगे. ठीक है, तो ये समझ लो कि क्यों हो रहा है. और इसके बीच में एक एडहेशन क्रिएट होता है. एडहेशन मतलब फेविकॉल वाला एडहेशन. समझ में आ रहा है ना? सरफेस फेनोमेना. तो इसी वजह से फ्रिक्शन का कॉज हुआ. ओके, इसी वजह से फ्रिक्शन का कॉज हुआ. और जब रेस्ट में वो फ्रिक्शन लग रहा हो तब हम क्या कहते हैं? दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक एग्जांपल मैंने इस एथलीट को लिया है. क्यों लिया है? देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक केस है. केस मतलब क्या? एक मैक्सिमम वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब तक मैं रेस्ट पे हूं तब तक मुझे जो फ्रिक्शन फील हो रहा है, या फिर फ्रिक्शन जो लग रही है, जो मुझे रेस्ट पे रखी हुई है, वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मूव करना मैं स्टार्ट करने वाला हूं. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जस्ट अभी मोशन स्टार्ट होने वाली है.
तो उस मोशन जैसे ही स्टार्ट होने वाली है, उसी पॉइंट पे, जस्ट उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट अभी मोशन स्टार्ट होने वाली है और उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और स्लाइडिंग, काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन जो है उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? परफेक्ट एग्जांपल है कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, जो भी अगर मोशन में है तो उसके सरफेस पे, सपोज ये कार मूव कर रही है तो इसके टायर्स जो कांटेक्ट में है रोड के, वो इसके मोशन के जस्ट ऑपोजिट फ्रिक्शन को फील कर पा रही है। ठीक है, इस सरफेस पे। सो दिस इज द कॉज ऑफ, दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक, डायनामिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कुछ भी कह लो। समझ में आ गई? अब इस तीनों को, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, इन तीनों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने ओवरऑल एक थ्योरेटिकली समझा था। अब देखो थोड़ा सा इसके टेक्निकलिटी में जाते हैं, जैसे कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट इज एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने कहा था कि रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शन लग रही है उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कब होती है ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम न्यूटन्स लॉज को ध्यान में रखें, रेस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेड ओनली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो और बैलेंस्ड। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है, मैं कब कह सकता हूं? जब अगर इसके तीनों दिशा से क्या लग रही है, चारों दिशा से फोर्स लग रही है। ठीक है, और सारे फोर्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल फोर्स है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, ये क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि वेक्टर सम अगर चारों फोर्स का हम करें तो ये फोर्स इससे कैंसिल आउट, ये फोर्स इससे कैंसिल आउट, तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर जीरो हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्या? या तो वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। बट अगर वो रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शन लग रही है उसे हम कह रहे हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट भले ही रेस्ट पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उस पे फोर्स नहीं लग रहा है, वो फोर्स लग रही है लेकिन शायद वो फोर्स बैलेंस्ड है इसीलिए वो रेस्ट पे है। समझ में आ रही बात? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? Which is exactly counter balancing the applied force। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है उसको अगर काउंटर बैलेंस कोई कर पा रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि मैं एक टेबल है या फिर बहुत भारी सा एक अलमीरा है, उसको मैं अगर पुश करना चाहूं, ठीक है, तो मैं पुश कर रहा हूं लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो मेरे फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, मैं जिस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है इन द ऑन द सरफेस, सरफेस फेनोमेना है ना, तो इसीलिए ये मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब ये इतनी अच्छी सी एक लाइन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन पहले से नहीं होती है, जैसे ही आप फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे वैसे ही वो काम में लगेगी, एंड तभी उसको हम कह सकते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब आप पूछोगे कि सर आप जो वो एग्जाम्पल हमने दिया है, वो जो एग्जाम्पल हमने बताया था आपने कि पार्किंग में कार कर रही है, तो उसमें कौन सी फोर्स लग रही है? बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर वो गियर में है, गियर में अगर रखी गई है तो इससे क्या है, या फिर हैंड ब्रेक जब दबा के रखते हैं, कभी भी कार पार्क करो तो हमने क्या देखा है कि हैंड ब्रेक उसे दबा के रखा जाता है। तो हैंड ब्रेक दबाने से क्या होता है, एक फोर्स लगती है जो व्हील्स को रोक के रखती है। तो जैसे ही मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन opposes impending motion, okay, and the term impending motion means that would take place but not actually had take place yet,
राइट मतलब मोशन, अगर मैं अलमीरा को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं तो अलमीरा मोशन में आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो जब तक आई नहीं है तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे जिससे आप स्टैटिक फ्रिक्शन को अच्छे से समझ सको। अब आगे बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन को जानते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body is just going to start the sliding over the surface of any other body। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर इसको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, ग्राफिकली समझने से पहले एक समझते कि जैसे वो अलमीरा वाली एग्जांपल मैंने दी है कि अगर ये अलमीरा रखी हुई है, ठीक है, और मैं इस पे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं ये मूव नहीं कर रही है, तब तक इसमें लग रहा है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस तरफ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉल fs ये इस तरफ लग रही है। अब क्या होता है कि मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, बहुत ज्यादा लगाया, जितना खाया पिया सारा निकाला, तो क्या हो रही है, अलमीरा थोड़ी सी मूव की। अब जैसे ही वो मूव होना स्टार्ट हुई, उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगी उसे हम कहेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू जहां पे उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता है ना, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं ग्राफिकली। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये बना रहा हूं मैं फ्रिक्शन के बीच में, लेते हैं फ्रिक्शन को इस तरफ, और यहां पे मैं लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स के बीच में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बीच में, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। तो देखो, अब समझने की बात है कि मैं फोर्स अप्लाई किए जा रहा हूं, ठीक है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, लेकिन मैं इस अलमीरा को हिला नहीं पा रहा हूं, तो तब तक क्या लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे ही मैं 10 न्यूटन के ऊपर गया, अब क्या हुई, वो थोड़ी सी मूव होगी, मतलब अब समझ में आ गया कि ये मूव होने वाली है। ठीक है, ये मूव होने वाली, तो उसी पॉइंट पे लग गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी पॉइंट पे लग गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जस्ट इस पॉइंट पे। और जैसे ही और फोर्स बढ़ा है तो मूव करने लगी, तो उसके बाद क्या होने लगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आने लगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया। ओके, ये लाइन नहीं, ठीक है, ये पॉइंट मैं बस बता रहा हूं कि ये है इस पॉइंट पे, जैसे ही वो मूव होने को है उस समय आ गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम ML भी लिखते हैं, FL भी लिखते हैं, FMS भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हम फॉलो करते हैं, कि क्या है वो लॉज, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स of limiting friction is actually opposite to that in which the motion tends to take place। Obviously फ्रिक्शन ही मतलब होता है क्या, कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आती है, जब वो मोशन स्टार्ट होने वाली हो। तो जैसे ही स्टार्ट होने वाली हो तो पता चलता है किस तरफ मूव करने वाली है, तो किस तरफ मूव करने वाली है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, टेंजेंशियली लग रही है दोनों सरफेस में। अगर राउंड सरफेस ऐसा हो तो टेंजेंशियली कुछ इस तरह से लगेगी क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, जिसे हम मानते हैं क्या, R। ठीक है, जिसे हम मानते हैं R। और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एल इंटू आर। अब ये म्यू एल क्या है, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी क्वेश्चन आए, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बट यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
बिटवीन द सर्फेसेस। ओके, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस, ये हम बोल सकते हैं। तो ये क्या था, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे, तो इसको थोड़ा डिटेल में अगर समझे तो देखो क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। मतलब कि जब मोशन स्टार्ट हो गई है, जैसे कि यहां पे देखो ये मूव कर रही है, ठीक है, ये टॉम को फेंक दिया इन्होंने, अब क्या कर रही है, ये स्लाइड होके जा रहा है टॉम आराम से, है ना। तो ये स्लाइड हो रही है, मतलब ये मूव कर रही है, मोशन में है। तो उसी वक्त जो सरफेस पे इसे अपोज करने वाली जो फ्रिक्शन है उसे हम कहेंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसे डिनोट करते हैं किससे, उसे डिनोट करते हैं एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। और इसे डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस as long the normal reaction remains the same। मतलब कि जितना भी सरफेस एरिया कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। कब तक डिपेंड नहीं करेगा, जब तक कि ना जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है बिटवीन द सरफेसेस वो सेम है, ठीक है। तो ये थे काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली रेशियो है, एक्चुअली रेशियो किस किस के बीच का रेशियो देखते हैं, समझते हैं। फॉर एनी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो क्या है, कोफिशिएंट, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि म्यू एस जो है इसे हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता तो क्या होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। पहले तो समझते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है, एफ एल बाई आर, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल, उसे हम डिनोट करते हैं म्यू एल से, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ एल बाई आर। ओके, अब समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो क्या है, ऑब्वियसली विल ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। बात करते काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो सेम है, म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाई आर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बात करते हैं इसके यूनिट की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट की। तो देखो तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लेते हैं, सपोज म्यू लेते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या है, न्यूटन न्यूटन। सो न्यूटन न्यूटन विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा क्या, यूनिट लेस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। लेकिन जबकि एक तो इसकी क्या है, ये जस्ट एक नंबर आएगी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नंबर से हम बता सकते हैं, नंबर जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली रेशियो ही तो है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, सरफेस, दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट नहीं होती है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना था, अब समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। ओके, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है, ये स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि इट इज द एंगल which is the resultant of the force of limiting friction and the normal reaction R mixed with the normal reaction R। ओके, मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये जो एक सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पे रखी हुई है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक फोर्स लग रही है F, ठीक है,
तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जिस फ्रिक्शन से वो जस्ट अब मूव करने वाला है, वो किस तरफ लगेगा। अगर इस तरफ फोर्स लगाई गई तो इसका मोशन होगा इस तरफ, तो फ्रिक्शन जस्ट इसके मोशन के अपोजिट, दिस इज द एफएल, यानी कि फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है, ठीक है। और ये है एक नॉर्मल रिएक्शन, किसका नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है mg इसका, ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्टेंट है, ये अगर मैं मानता हूं कि ये है फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और इस रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रही है सपोज थीटा, वो है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात, वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकालना चाहूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर मैं सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाता हूं ओ ए बी, ठीक है, तो ओ ए बी ट्रायंगल से tan थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को लिख सकता हूं p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। सो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर, ये है बी आर, सो सॉरी बी ए और ए बी लिखो, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, ओ ए, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर के तरफ क्या है, बी ए क्या है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो सिंपली एफ एल, और ओ ए क्या है, ओ ए इज द रिएक्शन, तो आर। तो ये क्या आ गया, देखो एफ एल बाई आर, यानी कि ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स बाय द रिएक्शन। तो ये क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो म्यू एल हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आया, tan थीटा किसके बराबर है, म्यू एल के। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा जो होगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स म्यू एल, ठीक है। और इसे tan इनवर्स एफ एल बाई आर भी हम लिख सकते हैं। तो यही था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जिस तरफ लग रहा है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट है, अब वो जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रही है, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या है। अब देखो एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, हम इसमें से समझते कि एक इंक्लाइंड प्लेन के एंगल, सपोज ये अल्फा है और इस सॉरी फाई है, और इसे हम मानते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज होती क्या है, ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो वो वहां से स्लाइड होने लगती है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो वो वहां से स्लाइड होने लगती है। ये इंक्लाइंड प्लेन वाली कंसेप्ट हमने थर्ड पार्ट में भी किया था। तो सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, और ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है कि इसका एंगल कुछ ऐसा है थीटा कि ये मूव नहीं कर रही है अभी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। तो अभी हमने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, फिर भी ये मूव नहीं की, और थोड़ा इंक्रीज किया, ठीक है, इसे थीटा 1 मानते हैं, इसे थीटा 2 मानते हैं। तो अब क्या हुआ, जो स्लाइड यहाँ पे जो बॉक्स यहाँ रखा था वो जस्ट मूव होना स्टार्ट होता है ना। पानी कैसे गिराते हो, अगर आप बोतल को स्टेबल रखोगे, कम पानी है उसमें तो पानी नहीं गिरती, फिर क्या करते हैं, बोतल को थोड़ा ऊपर करते तब जाके पानी गिरने लगती है। तो वो जो ऊपर कर रहे हैं मतलब क्या, इंक्लिनेशन एंगल को बढ़ा रहे। तो वही हमने किया कि पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना था, बॉक्स मूव नहीं की, फिर थोड़ा सा बढ़ा के हमने इतना किया, फिर भी मूव नहीं की, फिर थोड़ा सा बढ़ा के इतना किया, अब क्या हुई, ये मूव होना स्टार्ट हो रही है। तो जिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ये ब्लॉक या फिर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट होती है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आ रही है बात कि इस एंगल, अगर एंगल ऑफ रिपोज की मैं बात करूं, सो दिस फाई इज द एंगल व्हेन दिस ब्लॉक इज एक्चुअली स्टार्टिंग टू स्लाइड, मतलब ये अभी स्लाइड होना शुरू होगी इस एंगल पे, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगी, इस ब्लॉक की वेट लगेगी W नीचे की ओर, ठीक है, और इस वेट का दो कंपोनेंट, चूंकि इंक्लाइन प्लेन में है तो वेट यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लगती है। अब इसके दो कंपोनेंट, दिस विल बी W sin phi एंड दिस विल बी W
कॉस फाई। ओके, इससे बैलेंस कौन कर रहा है? रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है। और W साइन फाई को कौन बैलेंस कर रहा है? W साइन फाई यानी कि जो इस तरफ फोर्स लग रही है, इसे बैलेंस करने वाला कौन है? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब ये स्लाइड होना स्टार्ट करती है, उस एक पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, उससे पहले तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर हम मानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम लिख सकते हैं W cos phi equals to R, that is the reaction, and W sin phi equals to Fs, that is friction, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग 2 by 1, सो वी विल गेट W sin phi by W cos phi equals to Fs by R, Fs by R, ओके। और इससे हमें क्या मिलेगा? tan phi इक्वल्स टू Fs बाई R, ठीक है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रिएक्शन, ये क्या है? ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात? तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस, और फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स Fs बाई R। समझ में आ रही बात कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं? अब देखो, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? तो क्या होगा? ये बॉडी जो है ये नीचे एक्सेलरेट करेगी, और अगर इससे कम हुआ तो हम फोर्स लगा के इसे अपवर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी इसकी एक टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इंक्लिनेशन प्लेन से नीचे कैसे आएगी? ऑब्वियसली उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए। मतलब फाई जो है tan इनवर्स Fs बाई R से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये खुद ब खुद स्लाइड होकर नीचे की ओर आएगी। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी रोल कर रही है, साथ ही साथ आगे मूव कर रही है, तो उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो नॉर्मली मैंने बोल दिया कि ये होती है रोलिंग फ्रिक्शन, बट अगर मैं थोड़ा सा इसके टेक्निकलिटी पे जाऊं, मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल से पहले मैं बताना चाहता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में होनी ही नहीं चाहिए। फ्रिक्शन क्या कह रहा है? फ्रिक्शन क्या कहता है कि विच इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक कार है, वो अगर सामने की ओर मूव कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसके मोशन के ऑपोजिट में लगेगा, ठीक है। सामने की अगर मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये कार स्लाइड कर रही है, मतलब जैसे ड्रिफ्ट होता है ना, तो वैसे अगर मान लो ये स्लाइड कर रही है और इसकी मोशन इस तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन क्या अभी भी इस तरफ लगेगा? नहीं, वो उस तरफ लगने लगेगा रोड के। क्यों? क्योंकि किधर भी मोशन हो उसकी जस्ट ऑपोजिट होगा क्या? फ्रिक्शन। मतलब रिलेटिव मोशन को के ऑपोजिट होगा फ्रिक्शन, ठीक है। बट अगर रोलिंग मोशन की बात करूं तो रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है? सपोज ये एक सर्कल है या फिर एक टायर आप मान लो, ये रोल हो रही है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट मैंने लिए हैं। अगर एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं तो ये एक पॉइंट जो है वो सरफेस के साथ एक ही बार कांटेक्ट में आ रही है, एक ही बार कांटेक्ट में आ रही है सरफेस के साथ। तो सरफेस और इस पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन है?
नहीं है। तो आइडियली कोई फ्रिक्शन इसमें लगना नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है सरफेस में, फिर भी कैसे वो लग सकती है, लाइक फ्रिक्शन लग सकती है। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल मैंने बनाया। देखो ये जो सारे कलरफुल पॉइंट्स है ना, ये एक एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, और अगर आप देखोगे जब ये व्हील रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंट है वो बस एक ही बार कांटेक्ट में आएगी, जब दूसरी बार भी रोटेट करेगी तो एक बार कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो सरफेस के साथ एक बार कांटेक्ट में आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि कोई रिलेटिव मोशन है नहीं। तो रिलेटिव मोशन नहीं है तो रोलिंग फ्रिक्शन जो हम पढ़ रहे थे, रोलिंग फ्रिक्शन, वो हो जाना चाहिए जीरो। आइडियली ऐसा होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए रोलिंग फ्रिक्शन जीरो, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। हम किसी भी चीज को परफेक्ट रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अगर आप टायर्स भी देख रहे हो, अगर वो रोल कर रही है तो रोलिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्लाइड भी हो रही है, राइट, थोड़ी सी स्लाइडिंग भी हो रही है। अगर आपको लाइक इस बात का एग्जाम्पल चाहिए या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो क्या करोगे आप अपने साइकिल जो है, अपने सबके पास बाईसाइकिल होगा ही, आई एम श्योर, ठीक है। मैं देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि परफेक्ट रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ये सपोज आपकी बाईसाइकिल है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लगे हैं पेडल्स, ये रहा हैंडल, ये आपकी बाईसाइकिल हो गई, है ना। अभी अगर आपकी ये बाईसाइकिल है तो आप क्या करोगे, जो बाईसाइकिल के जो ये टायर की जो नोजल होती है जहां से आप हवा डालते हो, ये जो नोजल है, दोनों को क्या करना, सरफेस के साथ एक पॉइंट पे अलाइन कर देना, ऐसे, ठीक है, जैसे दोनों ही नीचे लगे हो, ठीक है, ये सरफेस के साथ नीचे परपेंडिकुलर अलाइन कर लेना। फिर आप दिन भर साइकिल चलाना, ठीक है, दिन भर साइकिल, या फिर 1 घंटे चलाओ, 2 घंटे चलो, कभी भी स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, ट्यूशन गए, कहीं पे भी जाओ, वापस आओ, तब आपने देखना है कि क्या जैसे आप साइकिल पे ब्रेक लगाए वैसे ही साइकिल से उतर जाओ। उतरने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये दो नोजल वही सेम पोजीशन में है या नहीं, क्या ये दो नोजल वही सेम पोजीशन पे है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था, एक पॉइंट एक ही बार कांटेक्ट में आना चाहिए, मगर अगर ये ग्रीन वाली एक पॉइंट है और ये आपका नोजल है तो ये घूमते रहेगा और एक ही बार कांटेक्ट में आएगा, तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं, तो दैट इज द परफेक्ट रोलिंग। बट जब अगर आप देखोगे कि ये नोजल जो है वो सिमिलर पॉइंट पे नहीं है, आगे पीछे हो रहे हैं, तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि जो साइकिल की व्हील्स जो रोटेट हो रही है ना, जो घूम रही है, वो परफेक्ट रोलिंग नहीं है, कुछ एक स्लाइड हुई होगी तभी आगे पीछे हो सकता है। दैट इज द ओनली केस ना, स्लाइड होगी तभी आगे पीछे हो सकता है। तो ये जरूर आप करके देखो, अगर आपको लगता है कि परफेक्ट रोलिंग पॉसिबल है तो। एक्चुअल में परफेक्ट रोलिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कंसिडर नहीं करते दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो। बट ये कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन जो है वो कम लगती है, राइट। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन को हम कंसीडर करते हैं। इसी वजह से साइकिल के व्हील्स हो, कार्स के व्हील्स हो, या फिर कोई भी जब व्हील बनाई गई तो उसे राउंड बनाया गया, राइट, राउंड बनाया गया, ठीक है। तो ये एक रीजन था उसमें से। या फिर जो छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स आप देखते हो जो गाड़ी वगैरह में लगी रहती है, क्यों लगी रहती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो बाकी चीजों से भी तो कर सकते थे फ्रिक्शन को रिड्यूस, क्यों हमने रोलिंग फ्रिक्शन का? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है, राइट, बहुत कम होती है, और आइडियल केस हो जाए तो वो तो जीरो हो जाएगी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो वो क्या क्या मेथड हो सकती है? पहला है बाय पॉलिशिंग। अगर पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगी, जो सरफेस की जो रफनेस है, पॉलिश कर देंगे, सरफेस की रफनेस जो है वो खत्म हो जाएगी।
या फिर कम हो जाएगी, तो रफनेस कम हो जाएगी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया। ओके, नाउ ल्यूब्रिकेटिंग या ग्रीस डालने से क्या हो जाएगा, जो रफ सरफेसेस है उसमें ये ल्यूब्रिकेंट्स भर जाएंगे, है ना। जब भी ऑयल डालते हो तो क्या होती है, जो रफ सरफेस होती है ना उसमें क्या होता है, ये ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, ग्रीस कुछ भी डालो, साबुन का पानी गिर जाता है तो भी स्लिपरी हो जाती है। तो ये जो डिफॉर्मिटी था या फिर ये जो रफनेस था वो फिर से खत्म होकर एक प्लेन सरफेस जैसा बन गया, इसलिए क्या होती है, वो फ्रिक्शन घट जाती है। बाई स्ट्रीमलाइनिंग मतलब क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो सुपर कार्स होती है या फिर जेट प्लेन्स होती है या फिर कोई भी एरोप्लेन्स होती है जो बहुत फास्ट मूव करती है, उनके बॉडी को ऐसे स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एयर ड्रैग की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो गाड़ी को आगे जाने से रोक सकती है, उतना भी फ्रिक्शन ये रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा आएगी एंड इट विल गो लाइक दिस, राइट। क्योंकि सरफेस एरिया ही कम है, स्ट्रीमलाइन कर दिया, सरफेस एरिया ही इसका लाइक तिरछा हो गया, राइट, है ना। तो ये इस टाइप से चला जाएगा हवा, इसलिए फॉर्मूला 1 कार्स देख लो या फिर कोई भी सुपर बाइक्स देख लो, उसके हमेशा बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, टू रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी मूविंग थ्रू एयर। और एक मेथड क्या है, बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स। जैसा कि मैंने बताया था, रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन सबसे कम हो सकता है, इसलिए हम बॉल बेयरिंग्स को यूज करते हैं टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम देखेंगे। अब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होती है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन तो आप जानते ही हो कि क्या होती है सर्कुलर मोशन, बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर के तरफ जो फोर्स या फिर सेंटर जो फोर्स फील कर रही है उसे ही कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बहुत लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्या है, किसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये भी मैं क्लियर करने वाला हूं अभी। देखो पहले तो इसको समझते, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। मतलब यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए जो फोर्स जरूरी है उसे हम कहेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पे भी कंफ्यूजन अराइज करूंगा मैं। देखो, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द फोर्स सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, इसको समझने का सबसे सही एग्जांपल क्या है कि एक रस्सी लो या फिर एक धागा लो, उसमें से कोई एक छोटा सा एक स्टोन या फिर कुछ भी बांध लो एक एंड पे, और एक एंड को अपनी उंगली पे लगा के उसे घुमाओ। ठीक है, तो जैसे ही वो घुमाओगे तो ये जो उंगली होगी आपकी वो क्या हो गई, सेंटर हो गया। उस पे आपको एक पुल फोर्स फील होगा, राइट, कि आपकी उंगली को खींच रहा है, या फिर आप सपोज करोगे, मतलब एक टेंशन बनी रहती है। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग के बीच में जब वो घूम रही, यूनिफॉर्मली घूम रही है तो ठीक है, तो इसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है उस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है ना, अंदर की तरफ होती है। सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स। अब हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होना चाहिए। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज गिवन एज v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर बाई r ये होती है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई कहां से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई कहां से, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग द डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी हो, ये मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में समझाया था कि भले ही सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो लेकिन उसमें एक एक्सेलरेशन रहती है, राइट, बिकॉज द वेलोसिटी इज एट एवरी पॉइंट इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन।
तो वहां से आती है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि होती है किसके तरफ, ऐसे, सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन। समझ में आ रही बात। और v इक्वल्स टू क्या होती है, आर ओमेगा, सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, सो वी कैन सिंपली राइट एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जाना, बट ये फोर्स की वैल्यू हम नहीं निकाले थे। क्या होती है फोर्स की वैल्यू, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होगी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम मास इनटू एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर, तो होगी क्या, mv स्क्वायर बाई आर, और इसे लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आएगी ना, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर देखा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, राइट, बट डायरेक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसे कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, ये सेंट्रीफ्यूगल कैसी चीज आती है। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है कि अगर एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ना, उस पार्टिकल के रेडियस के अलोंग बट आउटवर्ड्स काम करेगा, राइट, दिस डायरेक्शन में काम करेगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो ये अलग कैसे हो रहा है, इसका नेचर अलग कैसे हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो देखो ये सारा का सारा खेल जो है ना, वो रेफरेंस फ्रेम का है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रेफरेंस फ्रेम का फोर्स है, और दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम का फोर्स है। तो ये रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। तो पहले वाला जब अगर एग्जांपल हम फिर से कंसीडर करते हैं कि आपने एक अपनी उंगली पे एक धागे से एक पत्थर को बांध रखा है और उसको आप घुमा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके उंगली पे वो एक फोर्स महसूस हो रही है, राइट, जो कि सेंटर सीकिंग फोर्स है, मतलब सेंटर के तरफ फोर्स है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सपोज कर लेते हैं कि मैं या फिर कोई भी वो पार्टिकल वो अपने रेफरेंस फ्रेम से कंसीडर कर रहा है, मतलब मैं ही वो पत्थर हूं, ठीक है, ऐसे में कंसीडर, या फिर जो जैसे कि आप देखते हो वो जो मैरी गो राउंड्स वगैरह होते हैं ना, मेले में लगे होते, गोल गोल घूमते, उस पे अगर मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को एक पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं जो फील करूंगा ना, मेरी टेंडेंसी क्या होगी कि जैसे ही अगर ये धागा टूटता है तो मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन जो कि टेंजेंट है इस सर्कल के, उस डायरेक्शन में मैं चला जाऊं। ठीक है, ये मेरी टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रेम का खेल है। अगर मैं एट ए टाइम मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट ऑपोजिट है उसके डायरेक्शन। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, लेकिन कौन से रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, जब आप ग्राउंड पे हो और आप किसी सर्कुलर मोशन के पाथ को देख रहे हो, तब आप बोल सकते हो दैट इज द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाती है, जब आप उसी रेफरेंस फ्रेम में हो, मतलब आप ही मोशन कर रहे हो, तब आपको जो फोर्स फील होगा दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या हो जाएगी, बाहर के और हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई आर बाहर के हो जाएगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है कि शायद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स जैसा है, बट इसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कंसीडर कर सकते। तो आई होप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया होगा कि क्या है। इट इज द फोर्स दैट राइजेस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग अ circular path by virtue of the tendency of the body to regain its original path। okay, original path क्या है, regain मतलब क्या, इससे अगर धागा टूट जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सीधे इस तरफ जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज में भी हमने देखा है ना, वो जो कुछ वो लाइक वेपन्स होते हैं जिसे ऐसे घुमा के फेंका जाता है और फिर वो जाके किसी के पैरों में जकड़ जाती है ना। तो यही है एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन। ठीक है, इसके डायरेक्शन क्या होती है, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो पूरा अगर मैं जिस्ट समझाऊं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डिफरेंशिएशन, तो मेन डिफरेंशिएशन यही आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जो बाहर से हम देख रहे हैं, अगर कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा है बाहर से कोई एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है,
तो उसे वो दिखेगा दैट इज द सेंटर सीकिंग फोर्स, और जो उस पार्टिकल के अंदर है दैट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ये जस्ट एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो देखो क्या है कि राउंडिंग ऑफ रोड, ये पहला एप्लीकेशन आता है, राउंडिंग ऑफ अ लेवल्ड कर्व्ड रोड। मतलब जो भी आप देखते हो टर्निंग्स वगैरह रहती है रोड में, तो वो जो राउंडिंग रहती है ना, वहां पे क्या एक्चुअली काम हो रही है। देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव करके, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होगी कि मैं अगर मेरी टेंडेंसी क्या है, मैं सीधी जाना चाहती हूँ, बट मुझे कोई एक फोर्स खींच रखा है, इसलिए मुझे सर्कुलर मूव करना पड़ रहा है। तो कार के केस में, लेवल रोड के केस में भी वैसा ही होता है कि जब तक रोड सीधी है टेंडेंसी तो मेंटेन्ड है, बट जैसे ही रोड टर्न होने लगती है तो क्या करते हैं हम, वेलोसिटी को थोड़ा सा घटाते हैं या फिर ब्रेक्स लगाते हैं, राइट? तभी तो टर्न कर लेते हैं इजीली, राइट? इसका भी 2-3 केसेस है, उसको भी मैं बताऊंगा कि अगर वेलोसिटी को ना घटा के बिना वेलोसिटी घटाए कैसे टर्न कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई मत करना, ये मैं बता रहा हूं। देखो तो वेलोसिटी को घटाते या फिर ब्रेक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हम वो टर्न ले पाते हैं। अगर ब्रेक्स नहीं लगाए, वेलोसिटी नहीं लगाए, लेवल रोड है, टर्निंग है, तो हमारी टेंडेंसी हमें कहां ले आएगी? सीधा स्ट्रेट लाइन में। खाई वाई हुआ तो गिर जाएंगे हम। ठीक है, अब समझो कि ये टेंडेंसी इस व्हील की क्या है? स्ट्रेट लाइन में, बट कार हमें किस तरफ मोड़नी है? राउंड मोड़नी है। तो इसे राउंड मोड़ने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? जो कि फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो भी बोलो, बट मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करता हूं इफ दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है इस तरफ, जिसके वजह से क्या हो रही है, जिसके या फिर फ्रिक्शनल फोर्स जिसके वजह से क्या हो रही है कि ये इसकी जो टेंडेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। इसके वजह से इसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ये ऑब्जेक्ट राउंड ले पाती है। तो अगर ये छोटा सा भी राउंड है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक बड़ी सी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, बड़ी सी सर्कल का छोटा सा पार्ट है, तो सेंटर के तरफ ये सर्कल इसे खींचेगी, है ना, तब जाके ये राउंड हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, mv² r। r इज द रेडियस, मतलब अगर एक इमेजिनरी सेंटर मानते हो, सेंटर से उस व्हील तक की या फिर उस रोड की जो राउंड है वहां तक की रेडियस। ओके, mv², एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट कार। समझ में आ रही है? mv²/r। और अगर देखा जाए तो ये जो फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रही है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो या तो ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा? कम होगा, या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, या तो उससे कम होगा या फिर उससे बराबर होगा। ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा कैसे हो सकता है? सिर्फ वेलोसिटी बढ़ सकती है। वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये सेंटर की तरफ चली आएगी, सेंटर की तरफ चली आएगी। बट ये तो हमें नहीं चाहिए ना, सेंटर की तरफ हमें नहीं आना है, हमें तो ये राउंड लेके जाना है, हमें रोड के बाहर नहीं निकलना है। इसीलिए जब भी फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन दिस कंडीशन इज वैलिड। ठीक है, अब देखते हैं mv²/r शुड बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? जो v की वैल्यू है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? जो v की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू f इंटू r/m का रूट अंडर। ठीक है, ये समझ में आया। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू म्यू इंटू R। R क्या है? रिएक्शन। तो रिएक्शन है ऊपर की तरफ, इसे बैलेंस कौन कर रहा है? नीचे mg।
नीचे कौन बैलेंस कर रहा है, mg। अगर फ्री बॉडी डायग्राम में मैं दिखाऊं तो ये अगर बॉडी है, ये है रिएक्शन, इसे बैलेंस करने वाला है mg। इस तरफ लग रही है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस तरफ इसे बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। बस यही था फ्री बॉडी डायग्राम। फिर एफ आर बाई एम, अब एफ क्या है, म्यू इंटू आर, राइट, म्यू इंटू आर, राइट, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और म्यू इंटू आर दैट इज स्मॉल आर बाई एम। अब आर क्या है, आर इज एम जी, आर इज एम जी, तो पुट करो v लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर के जगह पे एम जी आर बाई एम, तो एम एम विल कैंसिल आउट, तो जो v की वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन म्यू जी आर। म्यू जी आर, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये इक्वल टू होगा, सो मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज विल कम इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू जी आर। या तो इससे कम हो सकता है या इससे बराबर हो सकता है, तो जो बराबर है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी, यही वेलोसिटी से क्या होगी, अगर ये कार मूव करेगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा मूव करेगी तो ये इस तरफ आ जाएगी, मतलब वो रोड से बाहर निकल जाएगी। बट अगर इस वेलोसिटी, मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है ताकि ये इस टर्न को ले सके। दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब क्या होती है कि बहुत सारे जगहों पे जब रोड्स बनाए जाते हैं तो जो स्टिफ टर्न्स होते हैं ना, उसमें रोड्स के एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। मतलब अगर ये रोड था, इसे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है ताकि ये इजीली घूम सके, ठीक है, इजीली घूम सके। अब इससे फायदा क्या होगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है आउटर एज को, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन जैसा बन गया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जैसा बन गया। तो ये बहुत जगह आप देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई साइकिलिंग कंपटीशन जो होती है, या फिर अगर ओलंपिक्स में जो साइकिलिंग का जो इवेंट होता है उसमें जो वेलोड्रोम रहता है, वेलोड्रोम यानी कि जहाँ पे जो साइकिलिंग के लिए जो स्टेडियम बनी रहती है उसे वेलोड्रोम कहते हैं। तो उस वेलोड्रोम के अगर आप देखोगे उस ट्रैक को, तो उसके आउटर एजेस जो है ना वो ऐसे बैंक्ड होते, थोड़े से ऊपर उठाए हुए रहते, क्यों, ताकि इजीली वो घूम सके, ठीक है। अब इजी क्या होता है यहाँ पे ये मैं समझाता हूं। तो इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन आएगी, जैसे कि वहां पे हमने डिराइव किया था, यहाँ पे मैंने बिना डिराइव किए लिखा है क्योंकि एक्सप्रेशन चाहिए आपको, बाकी डेरिवेशन तो जरूरी है नहीं जेई के लिए। तो वो है वी मैक्स इक्वल्स टू ये आर जी इंटू म्यू एस प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इसी बैंक रोड पे रखी है, मतलब विच इज सिमिलर टू अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट की एक क्या लग रही है, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रही है, राइट, जो इसे रोक के रखी है। फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ क्या लग रहा है, एक mg, और इसका रिएक्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब रिएक्शन इसका लग रहा है r, तो इस तरफ, और ये अगर थीटा है तो ये क्या है, दिस एंगल, दिस इज mg cos थीटा, ओके, दिस mg sin थीटा, ओके, mg sin थीटा। और इसके अपोजिट क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg sin थीटा। और इसके सरफेस में जो लग रही है वो क्या है, वो कौन सी फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दिया रहे, तो यहां से मैं वी मैक्स की वैल्यू जो निकाल सकता हूं, सॉरी वो निकाल सकता हूं ये। अब अगर बात करते हैं कि अगर बैंकिंग नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता, देखो बैंकिंग नहीं होता तो मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमने क्या निकाली थी, दैट इज म्यू आर जी, यही था ना, या फिर म्यू एस डाल दो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू आर इंटू जी, ठीक है। बट ये म्यू एस से कहीं ज्यादा है, राइट, सिर्फ इस एक्सप्रेशन से कहीं ज्यादा है मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे। तो अगर मुझे ऐसा हो
रोड को बड़ा होना पड़ेगा, मतलब इस तरफ से बैंक होना पड़ेगा, ना बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज द बैंक होना पड़ेगा इस एंगल, किसी भी एक एंगल से इसे बैंकिंग होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो बैंकिंग में वेलोसिटी है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली रेडियस पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है। तो रेडियस को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, और किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेडियस पे कैसे कि जितना ज्यादा आप बैंक करोगे उतना अच्छे से ये मूव हो पाएगी। अगर रेडियस की बात करते कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने कांस्टेंट रखा थीटा, बट रेडियस को बढ़ाया, मतलब ये जो है ये अगर इंक्लिनेशन का सेंटर यहां ना होके ये ऐसा हो, ठीक है, और ये सेम थीटा रहे, ठीक है, तो क्या होगी, ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगी। ओके, तो यही था बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। समझ में आ गई बात। नाउ इफ म्यू एस इक्वल्स टू 0 द बैंक्ड रोड इज परफेक्टली स्मूथ, तब क्या केस होगा, मतलब अगर मैक्सिमम जो वेलोसिटी की हमने इक्वेशन निकाली है उसमें म्यू एस की जो वैल्यू उसको 0 कर देते, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तब देखते हैं क्या होती है, तो उसका मानते हैं वी नॉट, और अगर आप म्यू एस को 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आएगा आर जी टैन थीटा। ठीक है, इससे वी नॉट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी या फिर टैन थीटा को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है, यहां से आपको पता ही चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला केस था। दूसरा क्या है, इफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस देन वी नॉट, अगर वी नॉट से कम होता है तो क्या होगा, frictional force will be up the slope, so therefore the vehicles can be parked there. Okay, अगर फ्रिक्शन है, यहां पे हमने कंसीडर किया था कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, अगर कंसीडर करते कि फ्रिक्शन है तो क्या हो जाएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, मतलब अगर वेलोसिटी v नॉट से कम होती है, v नॉट है ना, v नॉट से अगर कम होती, इससे भी अगर कम वेलोसिटी होती है, तो वो जो बैंक्ड रोड है ना, जो बैंक रोड है उसमें हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, राइट, पार्क कर सकते हैं, मतलब स्टेबल रह सकती है, वो स्लाइड होके नीचे नहीं आएगी। ठीक है, नाउ द रोड्स आर यूजुअली बैंक्स फॉर एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल्स पासिंग ओवर देम। हाँ, हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, हर एक कार के अलग अलग वेलोसिटी है। तो ये जनरली जब भी बैंक्ड रोड्स रहते हैं ना, कभी भी आप हाईवे वगैरह कहीं पे भी जाओ, बैंक्ड रोड्स में जनरली वो स्पीड लिमिट लिखा रहता है कि आगे बैंकिंग है या फिर आगे टर्निंग है, आपकी स्पीड लिमिट 50-60 कुछ भी होनी चाहिए। ओके, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही यूज कर रहे हैं। देखो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या फिर जब भी आप साइकिल रेसिंग या फिर कुछ भी आप देख रहे हो, तो उसमें जब साइक्लिस्ट क्या होती है, बिना वेलोसिटी को कम किए जब टर्न लेना चाहती है तो उसे बेंड होना पड़ता है। अब बेंड क्यों होना पड़ता है इसको समझते हैं। देखो, अगर बेंड नहीं हो तो हम राउंड कैसे ले सकते हैं, वो हमने लेवल वाले ट्रैक्स में समझा था कि एक फ्रिक्शन होती है जो कि हमें हेल्प करती है राउंड लेने में, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, बट उसमें क्या था, 4 व्हील्स, एक कार में क्या है, 4 व्हील्स लगी है। ठीक है, वेलोसिटी अगर ज्यादा भी है, फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ चार सरफेसेस कांटेक्ट में, बट साइक्लिस्ट के केस में क्या है, 2 ही सरफेस कांटेक्ट में, 2 व्हील्स है। तो इसलिए सिर्फ फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम या ज्यादा हो तो ये स्लिप हो सकती है, स्किड हो सकती है। तो इसीलिए साइक्लिस्ट को बेंड होना पड़ता है। ठीक है, साइक्लिस्ट को बेंड होना पड़ता है, अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसे थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझते हैं वो उसको। ओके, नाउ देखो, अगर एक साइक्लिस्ट बेंड हो रही है, ये अगर वो कर्व्ड रोड है जहां से ये साइक्लिस्ट बेंड हो रही है, तो इसकी नॉर्मल जो मास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लग रही है वो क्या लग रही है, इस तरफ mg, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, सो दिस इज द mg। बट रिएक्शन क्या होगा, ये इसके ऑपोजिट नहीं, इस डायरेक्शन में लग रहा है कुछ रिएक्शन फोर्स, जस्ट जो हॉरिजॉन्टल सरफेस कांटेक्ट है उसके ऑपोजिट r। ओके, और अगर मैं सपोज करता हूं ये अपने पोजीशन से बेंड हुई है थीटा, ठीक है, अपने पोजीशन से ये कितना बेंड हुई है, थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट, दैट इज r, एंड दिस कंपोनेंट इज जो mg को बैलेंस कर रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट है, mg को बैलेंस करने वाला कौन सा कंपोनेंट है,
सो दिस इज थीटा, सो दिस विल बी आर कॉस थीटा। ओके, और ये कौन सी कंपोनेंट है, ये हो जाएगी आर साइन थीटा। ओके, और इसी का अपोजिट कौन सा काम कर रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते, ये एक्चुअली किसके इस डायरेक्शन में होगा किसी। ओके, आर साइन थीटा कंपोनेंट। ओके, और इससे बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, या तो इसको लिख सकते, या फिर अगर इस तरफ का अगर आप कंसीडर करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आर साइन थीटा इस तरफ होगी, तो इससे हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट बैंकिंग। तो यहां से जो हमें पता चलेगा दैट इज एम जी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ओके, एंड एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू, सॉरी दिस आर ए स्मॉल आर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ दैट राउंड है और फिर जो बेंड जो ये कर्व्ड है। ओके, दिस इज आर साइन थीटा। सो अगर मैं यहां से एंगल निकालना चाहूं, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इफ यू डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी, एम विल कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, ये निकला, और यहां से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। ठीक है, सो वी विल बी रूट अंडर आर जी tan थीटा। ठीक है, ये हमने निकाला। ओके, तो एंगल कितना बेंड होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, वो कैसे पता चलेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी से हमें पता चल जाएगा। तो यही था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कंप्लीट किया है लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट एड ऑन्स को। अब आगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइव हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।